क्या दिल्ली पुलिस के पास पावर थी कि वो बिना वारंट के शिमला में जाकर ऐसे केस में किसी मुलजिम को अरेस्ट कर ले जिसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में होगा? आपको इन एक्यूज पर्संस को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। ये आपकी ड्यूटी है जो आपने पूरी नहीं करी। तो इसलिए ये इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन है, जो अपहरण की कैटेगरी में आ जाएगा। देखिए, शिमला से अरेस्ट किया उन्होंने रात को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या ये दिल्ली लाकर पेश कर सकते हैं? क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, इवन आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मान लो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश ना करके दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर हम जो कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट हैं इस केस का ट्रायल करने के लिए दिल्ली में, हम उनके सामने ले जाकर इनको पेश कर देंगे। इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अब देखिए, कानून की इंटरप्रिटेशन होती है कोर्ट में, लेकिन इस मामले में कानून की इंटरप्रिटेशन हो रही है रोड पर, और वो भी रात में। दो पुलिस आमने सामने हैं। एक पुलिस कहती है कि नहीं, आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हिमाचल में पेश करना था। दूसरी पुलिस कहती है कि नहीं, हमको 24 घंटे के अंदर पेश करना है। तो हम दिल्ली वाले मैजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटे में ले जाकर पेश कर देंगे। तो इसके लिए कानून क्या कहता है? माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को किस तरीके से समझते हैं, अपनी इंटेंशन वहां पर उन्होंने लिखी है। वो इंटेंशन आपको मैं पढ़कर दिखाता हूं और उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या दिल्ली पुलिस ने गलत किया या सही किया। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल कानून पढ़ाता है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि अभी जो झगड़ा चल रहा है दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस का, इसके ऊपर थोड़ा सा कानूनी बातें कर ली जाए कि किसकी गलती है और कौन ठीक है, किसने कितना गलत किया या कितना ठीक किया। तो इस नतीजे पर हम पहुंचे पहले कि किसकी गलती है, कौन ठीक है, कौन इसमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। देखिए, पॉलिटिकली हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम केवल और केवल कानून की बात करेंगे और कानून क्या किसको सपोर्ट करता है उस बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये बैकग्राउंड शुरू होती है एआई समिट जो दिल्ली में चल रहा था, भारत मंडपम में। वहां पर यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता शर्टलेस प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है जो दिल्ली पुलिस करती है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में होती है, किन सेक्शंस में होती है मैं उन पर नहीं जा रहा हूं, बस इतना बता देता हूं कि वहां जो अपराध लगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में एक एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। दिल्ली पुलिस इस केस के अंदर ऑलरेडी 8-9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी होती है, उनको पुलिस रिमांड पर ले चुकी होती है। इसके बाद पता चलता है कि बाकी और जो एक्यूज पर्संस हैं इस केस के, वो शिमला में कहीं जाकर छिप गए हैं। तो दिल्ली पुलिस शिमला जाती है, उनको अरेस्ट करती है और वहां से अपनी गाड़ियों में बैठाकर इनको दिल्ली लेकर आ रहे होते हैं। तभी इनको बीच में शिमला पुलिस रोक लेती है और दिल्ली पुलिस पर आरोप उन्होंने लगाया कि आपने इन 3 लोगों का अपहरण किया है, एब्डक्शन किया है, और कहा गया कि आप इनको इस तरीके से यहां से नहीं ले जा सकते हैं। फाइनली हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एब्डक्शन, अपहरण की धाराओं में एक केस भी रजिस्टर कर लिया और वो जो 3 लोग थे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको अपनी कस्टडी में ले लिया और पुलिस को भी कहा कि आप हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करिए क्योंकि आपके अगेंस्ट एब्डक्शन का एक मुकदमा दर्ज हुआ है। और यह कहा गया हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से कि क्योंकि आपने दिल्ली से हिमाचल आकर, शिमला में आकर 3 लोगों को अरेस्ट किया और जो कानूनी प्रावधान थे, जो कानूनी प्रक्रिया थी, उसको आपने फॉलो नहीं किया है, इसलिए आपके अगेंस्ट एब्डक्शन का केस बनता है और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें कानून क्या कहता है मैं उस पॉइंट पर बात करूंगा। बैकग्राउंड तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। कानून क्या कहता है, किन किन पॉइंट्स पर बात करूंगा। कि सबसे पहली बात कि क्या दिल्ली पुलिस किसी केस में बिना वारंट के
किसी एक्यूज को गिरफ्तार कर सकती है? अगर कर सकती है तो क्या केवल और केवल दिल्ली में कर सकती है, दिल्ली के बाहर हिमाचल प्रदेश में जाकर गिरफ्तार नहीं कर सकती? और अगर कर सकती है दिल्ली के बाहर जाकर, तो क्या दिल्ली से बाहर जाकर जब अरेस्ट करना हुआ किसी एक्यूज पर्सन को, तो क्या मैजिस्ट्रेट के यहां से वारंट लेना जरूरी है, गिरफ्तारी वारंट लेना जरूरी है? और अगर मान लो गिरफ्तारी वारंट लेकर अरेस्ट करते हैं तो क्या प्रोविजन है, अगर बिना वारंट के गिरफ्तार करते हैं तो क्या प्रोविजन है? और सबसे बड़ी बात जो है, जो हिमाचल प्रदेश कह रही है कि आपको ये, जब आपने 3 एक्यूज को अरेस्ट कर लिया था तो आपने इनको शिमला में ही मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना था और इनका ट्रांजिट रिमांड मांगना था, लेकिन आप बिना वो कार्यवाही करे आप इनको दिल्ली लेकर जा रहे हैं, तो ये अपहरण की कार्यवाही कहलाएगी, ये कानूनी कार्यवाही नहीं कहलाएगी। कानूनी कार्यवाही उन्होंने कहा कि आज की डेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 187 देखेंगे, जो पहले 167 सीआरपीसी हुआ करती थी, तो उसमें सबसेक्शन 1 में ही कहा गया है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और कस्टडी में डिटेन करता है, तो वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश करेगा उस एक्यूज पर्सन को केस डायरीज के साथ, और फिर उनसे फर्दर कस्टडी को ऑथराइज कराएगा। तो अब क्वेश्चन उठता है कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट कौन से? तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट का क्लियर कट मीनिंग है दोस्तों कि जहां से गिरफ्तारी हुई, जिस प्लेस पर गिरफ्तारी हुई, उसके नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, उसके समीपवर्ती दंडाधिकारी। तो गिरफ्तारी तो शिमला में हुई है, तो शिमला के जो दंडाधिकारी हैं, मैजिस्ट्रेट हैं, वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हुए और उन नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने दिल्ली पुलिस को इन तीनों एक्यूज पर्संस को प्रोड्यूस करना था और फिर फर्दर कस्टडी को, जिसे ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है, शिमला से दिल्ली लेकर आने तक का रिमांड, वो रिमांड इनको लेना था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने सोचा कि हम तो सीधा इनको दिल्ली ही ले जाकर पेश कर देंगे। देखिए, एक कानून ये है कि अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर अंदर, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, एक आर्टिकल 22 और उसकी क्लॉज 2, ये कहती है कि अगर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको 24 घंटे से अधिक कस्टडी में पुलिस ऑफिसर नहीं रख सकता, उसको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा फर्दर डिटेंशन के लिए। तो इस कानून का उल्लंघन किया, ऐसा कहना है हिमाचल प्रदेश का। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे और सबसे पहले शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों को कि क्या दिल्ली पुलिस के पास पावर थी कि वो बिना वारंट के शिमला में जाकर ऐसे केस में किसी मुलजिम को अरेस्ट कर ले जिसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली में हो रहा है। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि सेक्शन 41 सीआरपीसी हुआ करती थी, सेक्शन 41 सीआरपीसी, जो अब सेक्शन 35 हो गई है। इसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट का मतलब बिना गिरफ्तारी का जो वारंट है, बिना गिरफ्तारी के वारंट के वो एक पुलिस ऑफिसर किसी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। कुछ कंडीशंस वहां पर लिखी गई हैं। तो वो कंडीशंस ये हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि हाँ उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और सर्टेन सर्कमस्टांसेस को पूरा करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो बिना वारंट के, बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के किसी भी एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। तो पावर तो उनके पास आ गई अरेस्ट करने की, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो शिमला से अरेस्ट कर सकता है? तो इसके लिए कानून क्या कहता है, कानून को देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि दिल्ली पुलिस ने ठीक किया है गलत किया। तो मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसकी धारा 45। तो देखिए ये है सेक्शन 45 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यही सेक्शन पहले 48 सीआरपीसी हुआ करती थी। ये कहती क्या है? ये कहती है अ पुलिस ऑफिसर में मींस पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, क्या कर सकता है वो, फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन,
किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने के उद्देश्य से क्या कर सकता है वो, whom he is authorized to arrest। हाँ, बस कि वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए ऑथराइज होना चाहिए, उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राधिकार होना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो मैंने अभी बताया सेक्शन 41 सीआरपीसी हुआ करती थी, अब 35 बीएनएसएस हो गई है। यहां से पावर मिली, यहां से अथॉरिटी मिली पुलिस ऑफिसर को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की, अर्थात ये पुलिस ऑफिसर अब ऑथराइज है कि किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। अर्थात ये जो दिल्ली पुलिस थी, ये उन एक्यूज पर्सन्स को जो इस सर्टलेस प्रोटेस्ट से रिलेटेड एक्यूज पर्सन हैं, उनको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के, तो पुलिस ऑथराइज थी। बट इसमें क्या कहा गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट एनी पर्सन परस्यू सच पर्सन इनटू एनी प्लेस इन इंडिया। इट मींस कि ऐसी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ऑफिसर इंडिया के अंदर कहीं तक भी जा सकता है। अर्थात पूरे इंडिया के अंदर पुलिस ऑफिसर अगर एक बार ऑथराइज हो गया वो कि हाँ किसी एक्यूज को वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, तो फिर ऐसी गिरफ्तारी के लिए वो इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं तक जा सकता है और उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि जो हिमाचल प्रदेश का कहना है कि गिरफ्तार तो कर लिया, चलिए आपने, ठीक है, ये सेक्शन आपको पावर देती है कि हिमाचल प्रदेश में आकर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट के भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन अब वो हवाला देते हैं सेक्शन 187 बीएनएसएस का, जहां पर लिखा गया है कि अरेस्ट के तुरंत बाद आपको इन एक्यूज पर्संस को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था। ये आपकी ड्यूटी है जो आपने पूरी नहीं करी, तो इसलिए ये इलीगल अरेस्ट है, इलीगल डिटेंशन है, जो अपहरण की कैटेगरी में आ जाएगा। तो देखिए सेक्शन 187 एक्चुअल में क्या कहती है और उसका मीनिंग क्या निकलता है। दोस्तों देखिए, ये है सेक्शन 187 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां पर बताया गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेता है तो उसके आगे का प्रोसीजर क्या होगा, उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो सेक्शन कहती है, सब सेक्शन 1 देखिए यही काम की है, केवल इतने से ही हमको समझ आ जाएगा। Whenever any person is arrested and detained in custody, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई यहां पर कि जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद कस्टडी में डिटेन कर लिया है पुलिस ऑफिसर ने, तो यहां पर शिमला में दिल्ली पुलिस ने 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद अपनी कस्टडी में डिटेन कर लिया। इट मींस यहां से यहां तक की कंडीशन पूरी हो गई। एंड प्लस ये भी एंड ये भी, एंड इट अपीयर्स that investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 58 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ऐसा डिटेंशन होने के बाद अब ऐसा लगता है पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता। सेक्शन 58 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है कि आप किसी पर्सन को अरेस्ट करिए, 24 घंटे में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लीजिए। 24 घंटे से अधिक आप किसी भी व्यक्ति को अपनी कस्टडी में डिटेन नहीं कर सकते विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो उन्होंने यही कहा है कि डिटेन होने के बाद ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो सकता। तो अब यहां पर दिल्ली पुलिस को भी यही लग रहा था कि हमने अरेस्ट तो कर लिया, हमने डिटेन भी कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में पूरा नहीं हो सकता है, या अभी तक 24 घंटे पूरे हुए ही नहीं थे। और एक ग्राउंड बताया गया, एंड देयर आर ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट एक्यूजेशन और इंफॉर्मेशन एज वेल फाउंडेड। अर्थात जिस इंफॉर्मेशन पर अरेस्ट किया है, जो केस है उसमें जो एक्यूजेशन इन एक्यूज पर्संस के अगेंस्ट लगाए गए हैं, वो अभी ऐसा अरेस्ट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो वेल फाउंडेड हैं। वेल फाउंडेड है मतलब ऐसा अरेस्ट करने के पीछे और इनके अगेंस्ट जो एविडेंसेस हैं प्राइमा फेसाई सफिशिएंट हैं कि इनकी अरेस्ट तो बनती है, सही अरेस्ट किया गया है, ऐसे ग्राउंड्स हैं। तो
पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या फिर द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन। अर्थात या तो एसएचओ उस पुलिस स्टेशन का जिस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, या तो एसएचओ या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसे आईओ कहते हैं। आईओ करेगा क्या? आईओ शेल फोर्थ विद का मतलब है तुरंत, और सेल का मतलब है कि बाउंड कर दिया गया है उस पुलिस ऑफिसर को। उसकी ड्यूटी है कि वो हर हालत में फोर्थ विद तुरंत ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, ये जो शब्द हैं इनको पकड़कर हिमाचल प्रदेश ने इंटरप्रिटेशन की कि फोर्थ विद तुरंत ट्रांसमिट टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। क्या क्या भेजेंगे? दिल्ली पुलिस की ड्यूटी थी कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट का मतलब जहां अरेस्ट किया वहां का नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। तो शिमला में अरेस्ट हुई है तो शिमला का नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, ना कि दिल्ली का मैजिस्ट्रेट। तो दिल्ली पुलिस क्या दिल्ली में लाकर पेश कर सकती थी, या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश करना था? उन्होंने शिमला में ही पेश करना था, और फोर्थ विद तुरंत करना था। तो क्या क्या भेजेंगे नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को? अ कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द डायरी हियर इन आफ्टर स्पेसिफाइड रिलेटिंग टू द केस। ये कहलाती है केस डायरी। हर केस के लिए एक पुलिस ऑफिसर को डायरी मेंटेन करनी होती है, जैसे केस डायरी कहते हैं। उसमें सब कुछ डिटेल लिखना होता है कि किस आज उन्होंने क्या किया, क्या किस पर्सन से क्या पूछताछ की, किसको अरेस्ट किया, अरेस्ट वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको दिए गए, रीजन ऑफ अरेस्ट बताए गए, रिटर्न में दिए गए, और गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन किसको दी गई, क्या क्या उससे इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो गया है, ये सब कुछ उस डायरी में लिखना होता है। तो ये डायरी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को भेजनी पड़ेगी, और साथ में एंड सेल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज टू सच मैजिस्ट्रेट, और साथ के साथ वो जो एक्यूज पर्सन अरेस्ट किया है उसको भी मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो अब हिमाचल प्रदेश पुलिस ये कहना चाह रही है कि दिल्ली पुलिस ने ये वाली ड्यूटी यहां से ये वाली ड्यूटी पूरी नहीं करी, इसलिए ये इल्लीगल अरेस्ट है, और इल्लीगल अरेस्ट हो जाने के कारण ये अपहरण का मामला है, और उन्होंने अपहरण की एफआईआर दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स के अगेंस्ट कर ली और उनको डिटेन भी कर लिया, उनसे पूछताछ शुरू कर दी। अब दिल्ली पुलिस का यह कहना था, देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अरेस्ट करने के और डिटेंशन के 24 आवर्स के बाद, यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर एक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन एक रह जाता है कि क्या ये मैजिस्ट्रेट दिल्ली वाले हो सकते थे? देखिए शिमला से अरेस्ट किया उन्होंने रात को, तो 24 घंटे के अंदर अंदर क्या ये दिल्ली लाकर पेश कर सकते हैं? क्वेश्चन है ये वाला। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, इवन आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मान लो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश ना करके दिल्ली पुलिस ये कहती है कि हमारे पास 24 घंटे का टाइम है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और 24 घंटे के अंदर अंदर हम जो कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट हैं इस केस का ट्रायल करने के लिए दिल्ली में, हम उनके सामने ले जाकर इनको पेश कर देंगे, इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। अब देखिए कानून की इंटरप्रिटेशन होती है कोर्ट में, लेकिन इस मामले में कानून की इंटरप्रिटेशन हो रही है रोड पर, और वो भी रात में। दो पुलिस आमने सामने हैं, एक पुलिस कहती है कि नहीं आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट हिमाचल में पेश करना था, दूसरी पुलिस कहती है कि नहीं हमको 24 घंटे के अंदर पेश करना है, तो हम दिल्ली वाले मैजिस्ट्रेट साहब के सामने 24 घंटे में ले जाकर पेश कर देंगे। अब ये नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या 24 घंटे के अंदर पेश करने के पीछे का कारण भी है दोस्तों, कि जो अरेस्ट की है पुलिस ने, पुलिस अपनी पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रही है, इसकी लीगल जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाए इस बात की कि जो डिटेंशन किया गया, किसी पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को कर्टेल किया है पुलिस ऑफिसर ने, क्या वो जस्टिफाइड है? तो इसलिए उसमें मैजिस्ट्रेट साहब की एंट्री डाल दी गई, और उनको देख लेना है कि वो केस डायरीज में क्या क्या लिखा है, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, क्या इन्वेस्टिगेशन करना बाकी है, क्या ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट अवेलेबल हैं, गिरफ्तारी के आधार रिकॉर्ड में अवेलेबल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मनमानी गिरफ्तारी हो रही है।
तो ये सब देखने के लिए वो केस डायरी देख लें और अपनी जुडिशियल स्क्रूटनी करके, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके चेक कर लें कि ये कहीं इलीगल डिटेंशन तो नहीं। ये वाला क्वेश्चन रह जाता है कि देखिए लॉ तो ये कहता है कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। जो यहां पर लैंग्वेज लिखी गई, जो बिल्कुल एकदम लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के सामने ही पेश करना था, शिमला में ही पेश करना था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो प्राइमा फेसाई देखने में लग रहा है कि हाँ, दिल्ली पुलिस की गलती है, लेकिन क्या कानून के माइंड से ये गलती है? माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहती है कि क्या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को बाईपास करके अगर अपने कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है एक्यूज को, तो क्या ये इलीगलिटी होगी, क्या इलीगल डिटेंशन होगी? और एक बार जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया, उन्होंने देखा कि हाँ, सारी फॉर्मेलिटीज जो लीगलिटी थी वो सब ठीक हैं, और उन्होंने कोई फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर कर दिया, तो क्या वो फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर इलीगल इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्डर तो केवल और केवल नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को करना था, पहला शिमला वाले मैजिस्ट्रेट साहब को करना था। तो इसके रिगार्डिंग मैंने सर्च करने की कोशिश की कि ये सिचुएशन है, अगर सपोज कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश ना करके किसी अरेस्टेड एक्यूज को कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट जो केस का ट्रायल कर सकते थे, सक्षम दंडाधिकारी, उनके पास ले जाकर पेश कर सकती है क्या पुलिस? विद इन 24 आवर्स। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, मैंने पढ़ा उस जजमेंट को, 206 पेज का जजमेंट है दोस्तों। उसमें रिलेवेंट पोर्शन में आपको दिखाता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस बात को किस तरीके से समझते हैं, अपनी इंटेंशन वहां पर उन्होंने लिखी है। वो इंटेंशन आपको मैं पढ़कर दिखाता हूं और उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या दिल्ली पुलिस ने गलत किया या सही किया। तो साथ में यह भी पता चल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश ने सही किया या गलत किया। देखिए, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस जजमेंट का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, किस डेट का है वो जजमेंट भी बताऊंगा, बट आप यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, और ध्यान देना कि ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है जजमेंट का, उस पार्ट में ये पैरा नंबर आप पढ़िए 85, जहां पर अपनी इंटेंशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की कि अगर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय सीधा कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट को जाकर अगर पेश कर दिया जाता है तो वो इलीगलिटी होगी या नहीं होगी। और यही पहला डिसाइड करेगा दोस्तों कि यहां पर दिल्ली पुलिस ठीक है या हिमाचल पुलिस ठीक है, और आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि सचमुच में कानून कहता क्या है। देयर इज अ स्कीम विच इज अनरेवल्ड बाय द कोड रिगार्डिंग डिटेंशन ऑफ एन एक्यूज। भैया, एक क्लियर कट स्कीम है कि अगर किसी एक्यूज को डिटेन किया जाना है तो उसके रिगार्डिंग कोड में क्या स्कीम लिखी है वो यहां पर बताई। द स्टार्टिंग पॉइंट अपीयर्स टू बी द अरेस्ट। जो डिटेंशन शुरू हो गई, कब उसको पेश करना है, कब से 24 घंटे शुरू होंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट अपीयर्स टू बी एट द अरेस्ट, एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन of the person in connection with the offense or case। अर्थात उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग शुरू कब से होगी, 24 घंटे या नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट, ये शुरू तब से होंगे अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया और प्लस अरेस्ट करने के बाद डिटेन कर लिया। मान लो अरेस्ट तो किया बट बेल पे छोड़ दिया, अरेस्ट तो किया बट उनको डिस्चार्ज कर दिया इनसफिशिएंट एविडेंस के कारण, तब ये पोजीशन लागू नहीं होती है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने केवल और केवल तब प्रोड्यूस करना है जब अरेस्ट करके कस्टडी में डिटेन कर रहे हैं। तो कहां से शुरुआत होती है? अरेस्ट एंड डिटेंशन से। आगे क्या कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट? तो कहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है? अरेस्ट एंड प्लस डिटेंशन ऑफ द पर्सन ऑफ एन एक्यूज ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस by a police officer without a warrant। जब किसी पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के, विदाउट वारंट किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया प्लस डिटेन कर लिया, तब से स्टार्टिंग पॉइंट है, वहां से शुरुआत मानी जाएगी।
अब यहां पुलिस ऑफिसर के बारे में लिखा गया है कि ही कैन, क्या कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर। थोड़ी सी अटेंशन आपको चाहिए दोस्तों, देखिए थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों की चाहूंगा। मैंने अभी अपने चैनल पर ये प्रैक्टिस शुरू की है कि पहले 24 घंटे में हर कोई मेरे चैनल की वीडियो देख सकता है, बट पब्लिक होने के 24 घंटे के बाद केवल और केवल मेंबर ही वीडियोस को देख पाएंगे। अगर आप 24 घंटे में वीडियो नहीं देख पाए हैं तो फिर अगर वीडियो देखनी है आपको तो 24 मेरे चैनल का मेंबर आपको बनना ही पड़ेगा। और मेंबर बनने के लिए चैनल का जो लोगो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है उसके साथ में ज्वाइन बटन होगा, उसको क्लिक करिए, फर्दर प्रोसीडिंग पूरी करिए, देन आप मेंबर बन जाएंगे एंड फुल एक्सेस ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएगी। तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ही पुलिस ऑफिसर को क्या क्या बोला कि वो क्या क्या कर सकता है। ही कैन डिटेन हिम, यहां पर हिम एक्यूज है और ये पुलिस ऑफिसर है। इट मींस वो पुलिस ऑफिसर जिसने विदाउट वारंट किसी एक्यूज पर्सन को कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया है एंड डिटेन किया है, वो पुलिस ऑफिसर कैन डिटेन हिम एंड क्वेश्चन हिम इन द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इट मींस जब किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया गया है तो अब पुलिस ऑफिसर उसके साथ उसको डिटेन तो करके रख ही सकता है और उसके साथ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग भी उससे कर सकता है, क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। फर्दर, हाउएवर the officer cannot detain the accused beyond 24 hours excluding the time taken for the journey from the place of arrest to the place where the magistrate who is competent to try the case sits। क्या समझे? इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है लेकिन क्या नहीं कर सकता। यहां पर बताया क्या कर सकता है, यहां पर बताया क्या नहीं कर सकता है। तो जब नहीं करने वाली बात आई तो उन्होंने कहा कि बियॉन्ड द 24 आवर्स डिटेन नहीं कर सकता है वो पुलिस ऑफिसर, अर्थात 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़ेगा। 24 घंटे से अधिक डिटेन नहीं कर सकता विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो यहां पर जर्नी का टाइम एक्सक्लूड कर दिया गया, यात्रा का टाइम एक्सक्लूड कर दिया गया, अर्थात शिमला से लेकर दिल्ली तक जो आने का टाइम है उसको आप निकाल दीजिए, उससे अलग 24 घंटे मिले पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और साथ में यहां पर दो प्लेस इन्वॉल्व हो गए, एक प्लेस वो जहां पर एक्यूज को अरेस्ट किया गया, एक प्लेस वो जहां पर मैजिस्ट्रेट बैठे हैं। और कौन से मैजिस्ट्रेट बैठे हैं, क्या वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या वो कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट टू ट्राई द केस। तो उसके लिए बोला है एक्सक्लूडिंग द टाइम टेकन फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट। एक प्लेस ये हो गया कि यहां से जहां गिरफ्तारी का स्थान है वहां से टू द प्लेस, दूसरा प्लेस कहां तक का समय, वेयर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, वेयर द मैजिस्ट्रेट, कौन से मैजिस्ट्रेट, एक्सप्लेन किया है। द मैजिस्ट्रेट का मतलब जिनके सामने पेश करना है उनको एक्सप्लेन किया है, कौन से हैं ये, हु इज कंपिटेंट टू ट्राई द केस, हु इज कंपिटेंट टू ट्राई द केस, अर्थात वो मैजिस्ट्रेट जो इस केस का ट्रायल कर सकते होंगे। और फर्दर इंटरप्रिटेशन करें तो अगर ट्रायल नहीं कर सकते तो सेशन कमिट कर सकते होंगे। इट मींस कंपिटेंट हैं, कोर्ट कंपिटेंट टू ट्राई द केस। उस मजिस्ट्रेट तक की जर्नी का टाइम स्पेसिफिकली लिखा है दोस्तों, द मैजिस्ट्रेट करके भी छोड़ सकते थे वो अपना सुप्रीम कोर्ट, बट उन्होंने इस मैजिस्ट्रेट को एक्सप्लेन किया हु इज कंपिटेंट टू ट्राई द केस, अर्थात ट्राई करने वाले इस वाले मामले में जो दिल्ली पुलिस एंड शिमला पुलिस के बीच है, हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच के मामला चल रहा है, इसमें कंपिटेंट कोर्ट कौन सी है जो इस केस को ट्राई कर सकती है, वो है दिल्ली की। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डिटेन नहीं कर सकते 24 घंटे से ज्यादा, उस टाइम को छोड़कर जो टाइम शिमला से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि कंपिटेंट कोर्ट कहां बैठते हैं, दिल्ली में, तो दिल्ली तक का टाइम 24 घंटे में से एक्सक्लूडेड है। आगे, इफ ही कैन नॉट सो प्रोड्यूस द एक्यूज्ड, ये लाइन का मतलब समझिए, इफ ही कैन नॉट सो प्रोड्यूस द एक्यूज्ड, सो प्रोड्यूस द एक्यूज्ड का मतलब उस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश नहीं कर सकते जो कंपिटेंट हैं इस केस का ट्रायल करने के लिए,
अर्थात अगर वो पुलिस ऑफिसर दिल्ली में लाकर 24 घंटे के अंदर अंदर पेश नहीं कर सकता है तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो ड्यूटी बाउंड है। द इन्वेस्टिगेशन इज इनकम्प्लीट। वो साथ में पेश भी नहीं कर सकता 24 घंटे के अंदर दिल्ली में लाकर, और सोचता है कि इन्वेस्टिगेशन अभी इनकम्प्लीट है। द ऑफिसर इन चार्ज इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। अर्थात यहां पर दोनों मैजिस्ट्रेट की बात हो रही है। यहां नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट भी लिखा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, यहां पर मैजिस्ट्रेट कंपिटेंट टू ट्राई द केस भी लिखा। और पूरी की पूरी बात पढ़ने से समझ में आता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं कि 187 में जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट लिखा, जहां पे फोर्थ विद लिखा, तुरंत पेश करेंगे, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को पेश करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है इस जजमेंट में, इसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। यह कहा कि पहला वो पुलिस ऑफिसर डिटेन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उससे पूछताछ कर सकता है। पूछताछ करने पे उसको लगता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर कंपिटेंट कोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने लाकर पेश कर सकता है। कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट दिल्ली में लाकर पेश किया जा सकता है। हाँ, उसको ये लगता है कि इस तरीके से पेश नहीं किया जा सकता और इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, 24 घंटे में कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता लाकर, इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, देन उस पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि अब वो ड्यूटी बाउंड है टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि मैं 24 घंटे में शिमला से दिल्ली नहीं जा सकता और इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, तो फिर वो ड्यूटी बाउंड है कि शिमला में ही उन तीनों एक्यूज पर्सन को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना पड़े। तो इस सारे एनालिसिस से आप समझ गए होंगे कि यहां पर कौन गलत था। यहां पर मुझे जो समझ में आ रहा है, यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस अपनी जगह पर थोड़ा ठीक नहीं लगी मुझको, क्योंकि उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट की शायद ये जजमेंट नहीं पढ़ी होगी, ना ही अपने किसी लीगल एडवाइजर से शायद उन्होंने एडवाइस ली, कंसल्ट किया, और अननेसेसरी दिल्ली पुलिस को उन्होंने रोकने की कोशिश की है। अब किस कारण से उन्होंने ऐसा किया वो तो मैं नहीं बताना चाहूंगा या बोलना नहीं चाहूंगा मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मेरा ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, पॉलिटिकल चैनल नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल पुलिस को यह भी देखना है कि आज से पहले क्या कभी उनके स्टेट से इस तरीके से किसी एक्यूज पर्सन को नहीं उठाया गया। अब यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह कहना था कि आपने जब हमारे यहां से अरेस्ट किया तो थाने में पहले क्यों इंफॉर्मेशन नहीं दी, पहले हमारे थाने से पुलिस असिस्टेंस आपने क्यों नहीं मांगी। हमारे पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप हमारे जुरिस्डिक्शन से किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस का यह कहना है कि आप लोगों ने ये भी वायलेशन किया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कहीं कोई लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि दिल्ली पुलिस शिमला से अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहती है तो वो लोकल पुलिस स्टेशन में मैंडेटरीली इंफॉर्म करना पड़ेगा, प्रायर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और वहां से असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई कंपल्सन नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस समझती है कि वो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है, बिना असिस्टेंस लिए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए इंडिया में कहीं भी, तो वो अरेस्ट कर सकती है। ये एक प्रोसीजरल लॉ है कि हाँ, वहां से आप चाहें तो असिस्टेंस ले लें, वहां इंफॉर्मेशन दे दें, कि जिससे कि किसी एक्यूज पर्सन के घर वाले उस लोकल पुलिस को ये ना कह दें कि हमारे व्यक्ति को कोई व्यक्ति अपहरण करके ले गया है, और फिर वो लोकल पुलिस अननेसेसरी परेशान होती रहे और घर वाले इंफॉर्मेशन छिपा लें। या मान लो कोई पुलिस भी गलती कर देती है कि वो अरेस्टेड पर्सन को इंफॉर्मेशन ही नहीं देती कि कहां लेकर जा रहे हैं, किस केस में अरेस्ट किया है, तो वो व्यक्ति ढूंढता ही रहेगा। और कई बार सिविल में वो अरेस्ट कर लेते हैं पुलिस ऑफिसर्स, तो फिर उन्हें पता भी नहीं होता, सचमुच में ऐसा लगता है कि कोई अपहरण कर ही ले गया है। तो इस बात को रूल आउट करने के लिए अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर भी आप उस लोकल पुलिस स्टेशन को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, दूसरी वाली पुलिस जो अरेस्ट करके ले जा रही है, कि हमने आपके जुरिस्डिक्शन से इस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जिससे कि घर वालों को बताया जा सके
इवन पुलिस ऑफिसर बताते हैं, बताना चाहिए कि हमने आपको इस केस में अरेस्ट किया, हमने आपके व्यक्ति को इस केस में अरेस्ट किया है, इस कोर्ट में कल हम पेश करेंगे। तो यहां कोई लीगल मैंडेट नहीं है कि असिस्टेंस लेनी ही पड़ेगी, जबकि प्रैक्टिकल में देखो होता क्या है दोस्तों, कि जैसे ही दिल्ली की पुलिस शिमला में जाएगी ये बताने कि हमें इस जगह से आपके ज्यूरिसडिक्शन से 3 लोगों को अरेस्ट करना है, तो आप हमें असिस्टेंस दे दो। तो दूसरी पुलिस जो दिल्ली पुलिस यहां से गई, उसको यह भी डर लगा रहता है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी और वहां से वो एक्यूज भाग जाएंगे और फिर उनके हाथ ही नहीं आएंगे। तो इस तरीके से पुलिस क्या करती है, पहले जाके वहां पे उनको अरेस्ट कर लेती है, बाद में इंफॉर्मेशन दे देती है। इसमें किसी कानून का वायलेशन बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मान लो कि ये दिल्ली पुलिस वो वहां के मैजिस्ट्रेट साहब को, नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट साहब को पेश कर भी देती, तो क्या वो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट साहब इन 3 व्यक्तियों को बेल पर छोड़ सकते थे, या कुछ और भी कर सकते थे, या कंपल्सरीली इनकी कस्टडी पुलिस को ही हैंडओवर करनी पड़ती? इसके बारे में कानून क्या कहता है ये आपको जरूर समझना चाहिए, और इसके लिए मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा अगेन सेक्शन 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो देखिए ये है सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 187 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। क्या कहा गया है यहां पर, द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section में, सबसेक्शन 1 में क्या बोला कि नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज दीजिए। अब नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि दिल्ली पुलिस यहां शिमला से लाकर दिल्ली में भी पेश कर सकती थी, बट 24 घंटे के अंदर अंदर कर सकती थी। तो अब कहा है कि जिस मैजिस्ट्रेट के सामने ये पेश किया गया, चाहे उसके पास ज्यूरिसडिक्शन था उस केस को या चाहे नहीं था, तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट अगर शिमला वालों के सामने पेश कर दिया जाता तो क्या कहता है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन वेदर सच पर्सन हैज नॉट बीन रिलीज्ड ऑन बेल और his bail has not been cancelled, authorize from time to time the detention of the accused person in such custody that such magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in whole or in part at any time during the initial 40 or 60 days out of detention period of 60 or 90 days as the case may be as provided subsection 3A। इसको मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे आज के मैटर से नहीं है। इन्होंने कहा कि जिस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया वो क्या कर सकते हैं, वो केवल और केवल यहां पर सबसेक्शन 2 में कस्टडी में भेज सकते हैं। और कितने दिन के लिए, 15 दिन की मैक्सिमम कस्टडी भेज सकते हैं, 15 दिन के लिए। और वो कस्टडी कौन सी हो सकती है, पुलिस कस्टडी हो सकती है या वो जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। ये बात उन्होंने कह दी कि भैया आप 15 दिन की कस्टडी में भेज देना। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मान लो शिमला के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया जाता, और कभी कभी जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला था कि पुलिस का प्रेशर रहता है उनके काफी जजेस के ऊपर, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी पुलिस का प्रेशर होता शिमला में, जब उनको पेश फाइनली वहां पेश भी किया गया, तो मैं आपको यह बताना जा रहा हूं कि वो जो शिमला के मैजिस्ट्रेट साहब थे वो अधिक से अधिक कर क्या सकते थे, लॉ क्या कहता है, क्या उन एक्यूज पर्संस को बेल दे सकते थे, उनको लगे कि हाँ ये तो गलत अरेस्ट कर लिए हैं इनको बेल दे देनी चाहिए, या कुछ और कर सकते थे। तो देखिए केवल यहां तो कह दिया कि आप जस्ट कस्टडी में भेज सकती हैं उनको, इससे ज्यादा बात यहां तक नहीं है। लेकिन आगे की बात देखिए क्या बोला उन्होंने आगे, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it for trial। अब यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब कैसे हैं, एंड के बाद में, and if he has no jurisdiction, अर्थात ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दिया गया जिनके पास उस केस को ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन नहीं था, ना ही कमिट करने का, सेशन में कमिट करने का जुरिस्डिक्शन था, तो ऐसे मैजिस्ट्रेट साहब फिर सोचते हैं कंसीडर्स फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी। अब पुलिस क्या करती है, जनरली मैं प्रैक्टिकल बता देता हूं कि जिन मैजिस्ट्रेट के सामने शिमला में पेश करती तो उनको कहती कि आप हमें ट्रांजिट रिमांड दे दीजिए 2 दिन का 1 दिन का, जिससे कि हम अपने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जाकर पेश कर दें। या कह सकती है कि हमें आप 2 दिन की पुलिस कस्टडी ही दे दीजिए, या कह सकती है आप 2 दिन जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए, जेल में भेज दीजिए, कुछ भी मांग सकती है, वो पुलिस की मर्जी है कि एज पर इन्वेस्टिगेशन क्या मांगती है।
बट बताया जा रहा है कि पुलिस तो कुछ भी रिक्वेस्ट करे, बट मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? तो मैजिस्ट्रेट साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी है, पढ़ लेना इन सब इन वर्ड्स को ध्यान से पढ़ लो, एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैजिस्ट्रेट साहब को, कौन से मैजिस्ट्रेट साहब? जिनके पास जुडिक्शन नहीं है, अर्थात हमारे वाले इस मैटर में शिमला वाले मैजिस्ट्रेट, जिनके पास पेश किया भी गया, और कहते हैं कि ऐसा लगता है उनको कि फर्दर डिटेंशन, ये जो एक्यूज पर्सन है ये अननेसेसरी है, फर्दर डिटेंशन, इनको फर्दर डिटेन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा लगता है शिमला वाले मैजिस्ट्रेट साहब को। देन क्या कर सकते हैं वो? he may order the accused to be forwarded to a magistrate having such jurisdiction, अर्थात वो एक ऐसा ऑर्डर करेंगे जो अपने मैजिस्ट्रेट साहब, कंपिटेंट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने ले जाकर इसको पेश कर दीजिए, ऐसा ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पर कहीं भी इनको बेल देने की पावर नहीं है, और जब बेल के प्रोविजन आप पढ़ेंगे तो वहां पर बेल देने की पावर केवल और केवल ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट को है। जो मैजिस्ट्रेट के पास ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन है, बेल केवल और केवल वही दे सकते हैं, और यहां पर स्पेशली बेल देने की कोई बात कही नहीं गई। अर्थात शिमला वाले मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर भी दिया जाता तो भी उनके पास क्या ऑप्शन था कि या तो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेज देते या वहां जुडिशियल कस्टडी में भेज देते, नहीं तो कह देते कि भाई आप इन्हें लेके जाओ और अपने मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश कर दो, 24 घंटे में, 12 घंटे में, 14 घंटे में, जितना भी ट्रेवलिंग टाइम उनको लगता है अकॉर्डिंगली वो ऐसा ऑर्डर कर सकते थे। और फाइनली उन्होंने यही किया है कि उन तीनों एक्यूज पर्संस को दिल्ली पुलिस की कस्टडी में दे ही दिया, क्योंकि दोस्तों इससे अधिक पावर उनके पास थी ही नहीं इस केस में। वो सिर्फ इसलिए रखा गया है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के कि उनका जुडिशियल माइंड अप्लाई हो जाए, जुडिशियल स्क्रूटनी हो जाए इस केस की, कि अननेसेसरी हरासमेंट तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे से अननेसेसरी ये 2 दिन की कस्टडी या 3 दिन की कस्टडी तो नहीं ले जा रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं, डिटेंशन में नहीं देना चाहिए, तो केवल एक ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इनको पेश कर दो ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाकर जिनका ज्यूरिसडिक्शन है इस केस को ट्रायल करने का। लेकिन दोस्तों मैं अब आपको एक और बात बताता हूं कि सपोज नया अभी लॉ आया, परवीर पुरकायस्थ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, 2024 का मामला, उससे पहले पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का मामला। इसमें कहा गया कि एक्यूज को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, रीजन ऑफ अरेस्ट, अब लेटेस्ट आया है राजेश मिहिर शाह का केस, उसमें कहा गया कि ये जो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैं इन राइटिंग एक्यूज पर्सन को दिए जाएंगे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, और अगर नहीं दिए गए तो जिन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जा रहा है उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई कि आप फर्दर डिटेंशन नहीं करेंगे, अर्थात उसको आप रिलीज कर देंगे। और दूसरी जजमेंट है दोस्तों अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वहां पर भी कंडीशंस लगाई गई कि जिन मैजिस्ट्रेट साहब को एक्यूज पेश किया जा रहा है अरेस्ट के बाद, तो एक चेक लिस्ट पेश की जाएगी मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, और उसमें बताए जाएंगे कि क्या ग्राउंड्स हैं जो इसकी फर्दर डिटेंशन चाहिए और क्या क्या ग्राउंड्स थे कि जो अरेस्ट करने के ग्राउंड्स आपने लिए हैं। उनको कोर्ट स्क्रूटनी करेंगे, और कोर्ट अगर पाते हैं कि ग्राउंड्स जेन्युइन नहीं है, अननेसेसरी अरेस्ट किया गया है, तो अब आज की डेट में केवल और केवल इन जजमेंट के आधार पर तो रिलीज किया जा सकता था एक्यूज पर्सन को, बट ऐसे ग्राउंड्स उन 3 एक्यूज के एडवोकेट्स ने वहां पर उठाए हों या दिल्ली पुलिस ने गलती करी हो, तब ऐसा पॉसिबल है। अगर मान लो दिल्ली पुलिस ने कोई गलती करी नहीं, सारा रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन किया है, देन मैजिस्ट्रेट साहब के पास कोई चारा नहीं है कि उनको वो रिलीज कर दें। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि किसकी गलती है किसकी नहीं है, कौन ठीक था कौन गलत था, सारा का सारा ब्लैक एंड व्हाइट में आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बारे में लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, वो अच्छे से समझ आ गया होगा। बातें बहुत सारी हैं इसके रिगार्डिंग करने के लिए, बट समय कम पड़ जाता है। फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा उस जजमेंट का नाम, जिस जजमेंट में ये हमने देखा कि दिल्ली पुलिस के पास पावर थी कि अरेस्ट करके शिमला से उन तीनों एक्यूज पर्संस को 24 घंटे के अंदर अंदर
कंपीटेंट कोर्ट दिल्ली में जहां पर ये ट्रायल चलना है इस केस का, वहां पर लाकर पेश कर सकती थी। माने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, क्रिमिनल अपील नंबर 510 2021 का, गौतम नवलखा वर्सेस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। यहां पर ये इस तरीके की ऑब्जर्वेशंस माननीय सुप्रीम कोर्ट की थी और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, हाइप करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए 24 घंटे के बाद वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।